गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन के कंपैरिजन। जो एसी और डीसी में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, उसको हम अगर ट्रांसमिट करेंगे तो एसी में हमको क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलता है और डीसी में क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलता है, ये और हम आगे किसको हम यूज करने से हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा हम बेनिफिट मिल पाएगा हमको, उसका बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जो एडवांटेज ऑफ डीसी है, वो पहला एडवांटेज जो उसका फास्ट एडवांटेज बनता है, उसका फास्ट एडवांटेज जो है वो रिक्वायर्ड करता है 2 कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिट करना है डीसी पावर को तो हम फेज और न्यूट्रल से ही ट्रांसमिट कर सकते हैं और कर पाएंगे। उसको उसके लिए हमको सिर्फ फेज और न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ेगा, 2 कंडक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। और दूसरा एडवांटेज है नो स्किन इफेक्ट। जो डीसी लाइन होता है, डीसी ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट इज ऐसा इफेक्ट जो मेजर इफेक्ट होता है, जो कि एक कंडक्टर में बहुत ज़्यादा लॉसेस करवाता है। वो स्किन इफेक्ट जो हम आगे फर्दर उसका स्टडी करेंगे, स्किन इफेक्ट क्या होता है। और और डीसी में एडवांटेज है लो कोरोना लॉस। जो कोरोना लॉस है एसी के कंपैरिजन में डीसी में कम होता है, ठीक है। और उसके बाद इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। नो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का तो डीसी केस में बात ही नहीं होता, क्योंकि इंडक्टेंस जो है और कैपेसिटेंस जो है वो फुली डिपेंडेड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल और एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी ये होता है। तो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो कि डीसी का केस में फ्रीक्वेंसी 0 रहता है। फ्रीक्वेंसी नहीं रहने के कारण अगर एक्सी इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल और हम बोलेंगे कि डीसी केस में फ्रीक्वेंसी 0 रहता है, तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस वजह से एक्सएल बिल्कुल डीसी केस में नहीं रहता है और उसका भी कोई भी इफेक्ट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं है। फेज डिस्प्लेसमेंट किसको, जो वोल्टेज और करंट का जो कोसाइन एंगल होता है वो किसके लिए होता है। करंट लैग करता है वोल्टेज को और करंट लीड करता है वोल्टेज को, वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से होता है। लेकिन वो जब नहीं है तो सर्किट में फेज डिस्प्लेसमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन आता है इंसुलेटिंग मटेरियल एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस। जो डीसी ट्रांसमिशन केस में इंसुलेटर जो रहता है, इंसुलेटर जितना भी जो इंसुलेटर रहता है उसका ट्रेस कम रहता है डीसी ट्रांसमिशन में। डीसी ट्रांसमिशन में ऐसा क्या है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स का एक्सपीरियंस जो ट्रेस जो कम रहता है, क्यों कम रहता है, क्योंकि मान लीजिए ये एक तो डिस्क है, डिस्क में हम कंडक्टर दिए हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल डिस्क है, डिस्क में हम कंडक्टर्स को फ्लो करवा रहे हैं। तो ये जो डिस्क है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक तो रहता है, जो कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डीसी केस में हम क्या करते हैं, डीसी केस में हम कांस्टेंट वोल्टेज भेजते हैं, उसका आरएमएस वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज हम उसको देते हैं लाइन कंडक्टर में। लेकिन जब ये एसी केस में आता है, जब ये एसी बन जाता है, एसी केस में क्या है, आरएमएस वैल्यू तो जाता है, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण, वोल्टेज का वेरिएशन होने के कारण आरएमएस वैल्यू से डायरेक्ट पीक वैल्यू भी जाता है। एसी जो है आरएमएस वैल्यू से डायरेक्ट पीक वैल्यू में पहुंच जाता है। तो आरएमएस वैल्यू जो है, आरएमएस वैल्यू में चलने वाला आरएमएस
आरएमएस वैल्यू में चलने वाला इंसुलेटर्स उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो आरएमएस वैल्यू पे तक स्थगित है, लेकिन जब पीक वैल्यू पहुंच जाता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण, एसी केस में फ्लक्चुएशन के कारण जब पीक वोल्टेज पे पहुंच जाता है तो वोल्टेज राइज होता है। वोल्टेज राइज होने के कारण जो इंसुलेटर रहता है ये अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खोने बैठता है। ठीक है, इस वजह से उसको ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स को। ठीक, देन आता है डिसएडवांटेज ऑफ डीसी। डीसी का डिसएडवांटेज क्या है? जेनरेशंस ऑफ डीसी पावर डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हम जो जितने भी जनरेट करते हैं, जितने भी पावर जनरेट करते हैं वो सब एसी को हम जनरेट करते हैं, एसी पावर जनरेट करते हैं। एसी को हम कन्वर्ट करके डीसी में एसी को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स के थ्रू हम डीसी पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो जब डीसी पावर लो वोल्टेज केस में जब डीसी पावर का लो वोल्टेज का बात हो रहा है तो उस समय हम कम्यूटेटर के थ्रू डीसी पावर को जनरेट कर सकते हैं। बट जब एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम का बात होता है, जब डीसी वोल्टेज को हाई लेवल पे जब हम जनरेट करने को चाहेंगे उस समय कम्यूटेटर्स प्रॉब्लम्स होता है। कम्यूटेटर्स में क्या प्रॉब्लम होता है? उसमें ब्रश और कम्यूटेटर जो फ्रिक्शन होता है उसमें स्पार्क्स प्रोड्यूस करने का बहुत चांसेस रहता है। स्पार्क्स प्रोड्यूस होने से हमारा मशीन को डैमेज पहुंच सकता है, हमारा जनरेटिंग जो बॉडी है उसको डैमेज पहुंच सकता है। इस वजह से जनरेशंस डिफ़िकल्ट होता है डीसी केस में। ठीक है, वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इशू। वोल्टेज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इशू क्या है? जैसे हमको कोई वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन इन ट्रांसफार्मर याद रखिए यहाँ पे इन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज को नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इसका दो ठो डिसएडवांटेज हो गया कि स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। और उसके बाद एसी का एडवांटेज देखेंगे। एसी में क्या क्या एडवांटेज है? एसी में एडवांटेज हो गया ये कि हम हाई पावर जनरेट कर सकते हैं। 11 kV 13 kV तक हम जनरेट कर सकते हैं एसी पावर को। ठीक है, इजी टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इजी टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन मतलब हम ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज लेवल को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लो लॉसेस ड्यू टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। लो लॉसेस ड्यू टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस। जब हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिशन करते हैं, जब वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट घटता है। ठीक है, जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट घटता है। उस वजह से हमारा जो लॉसेस भी कम होता है। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ एसी। डिसएडवांटेज में क्या है? इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आ जाता है। इंडक्टेंस जानते हो, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आया मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आएगा, क्योंकि हम पहले देखे थे एक्सएल इक्वल टू 2πfl। जो एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंजेस आया तो एक्सएल का भी वेरिएशन आएगा। तो एसी सिस्टम में जो है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो एसी केस में जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होता है हम थोड़ा जान लेते हैं। ब्राइटली नहीं जानेंगे लेकिन थोड़ा जानेंगे। इंडक्टेंस में हम जानते हैं कि जो करंट है वोल्टेज से
लैग करता है। ठीक है, करंट है वोल्टेज से नहीं, करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। तो इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत इंडक्टेंस होने के कारण यहाँ पे मान लीजिए कंडक्टर है, यहाँ पे जो इंडक्टेंस है एल एक्सएल वन और जो लोड कनेक्ट रहेगा, लोड जनरली हम इंडक्शंस मोटर्स को लेते हैं और लैगिंग मोटर को लेते हैं। जितना भी इंडक्टेंस मोटर्स है तो उसका पावर जो है उसको लैगिंग फैक्टर्स में लेते हैं। तो लैगिंग होने के कारण यहाँ भी इंडक्टेंस है और यहाँ भी इंडक्टेंस, ये दोनों इंडक्टेंस मिल के क्या करेंगे, जो करंट का फेज डिस्प्लेसमेंट है उसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। करंट का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, अगर मान लीजिए एक सर्किट में इंडक्टेंस बढ़ गया, ये पावर लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है और ये लोड है, इसका इंडक्टेंस और इसका इंडक्टेंस 2XL हो गया, दोनों मिल के हमारा जो करंट का डिस्प्लेसमेंट, करंट और वोल्टेज का कोसाइन एंगल को बढ़ा देते हैं। कोसाइन एंगल बढ़ा देने से क्या होगा, वो लैगिंग पावर फैक्टर्स हो जाएगा। ज़्यादा लैगिंग होने के कारण क्या होगा, लैगिंग होने के कारण आपका पावर फैक्टर्स डिक्रीज हो जाएगा। पावर फैक्टर डिक्रीज होने से आपका जो लॉसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। लॉसेस क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट हाई हो जाएगा। पावर फैक्टर डिक्रीज होने से करंट हाई हो जाएगा, करंट हाई होने के कारण लॉसेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंडक्टेंस इस हिसाब से आपका ट्रांसमिशन लाइन को ठेस पहुंचाता है। और कैपेसिटेंस केस में क्या होता है, यहाँ पे फेरेंटी इफेक्ट होता है। फेरेंटी इफेक्ट जनरली क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट मान लीजिए ये सेंडिंग एट ये जहाँ से आप जनरेटिंग स्टेशन और जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, प्राइमरी ट्रांसमिशन से आप ट्रांसमिट किए सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे। ठीक है, जो बीच में कैपेसिटेंस वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे अगर लोड अगर कम हो गया, मतलब लोड कनेक्ट नहीं है, कोई काम आया ऐसा जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम लोड को कनेक्ट नहीं किए और लोड कम होने के कारण, और लोड जनरली इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव होने के कारण जब लोड कम हो जाएगा तो ज़्यादातर कैपेसिटिव हो जाएगा। ये सर्किट जो है ये कैपेसिटिव हो जाएगा, एक्सी बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें लोड ये कट हो गया, लोड कट कर दिए तो एक्सी बढ़ गया। एक्सी बढ़ने के कारण क्या होगा, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है VS, सेंडिंग एंड वोल्टेज का पावर फैक्टर जो है घट जाता है, और रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर्स बढ़ जाता है। रिसीविंग एंड का वोल्टेज का जो पावर फैक्टर है बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका जो पावर फैक्टर है वो इंक्रीज होता है। पावर फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज होने के कारण आपका लॉसेस बढ़ता है, फेरेंटी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के चलते क्यों रेजिस्टेंस का इंक्रीज होता है, आप देखिए, मान लीजिए जो स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये एक तो कंडक्टर हो गया। कंडक्टर में जब हम एसी करंट फ्लो करवाते हैं, एसी करंट फ्लो होने के कारण उसमें फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंजिंग रहता है। मान लीजिए यहाँ पे फेज एक बार इधर जाएगा, फेज एक बार इधर जाएगा, फेज न्यूट्रल ऐसा होता रहता है, एक बार इधर एक बार इधर। ऐसा होने के कारण यहाँ पे जो एसी करंट है वो चेंजिंग नेचर के होने के कारण यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
ये कंडक्टर के बीच में चेंजिंग मैग्नेटिक्स फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक्स फ्लक्स के कारण जितना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक्स फ्लक्स से दूर भागने लगता है। मान लीजिए ये एक तो कंडक्टर है और यहाँ पे सेंट्रल में चेंजिंग मैग्नेटिक्स फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे दूर जाएगा। और उसके बाद फिर अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अगर प्रोड्यूस हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा दूर भागेगा। ऐसा दूर भागते 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 एक पॉइंट आएगा जो कि लास्ट में जाके रुक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रुक गया, ये लास्ट पे सिर्फ करंट जाएगा और बाकी जो बीच का पार्ट है उसमें कोई भी करंट कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है बस इतना ही पार्ट बचा है, यहाँ से इतना। तो ये इसका कंडक्टर का पार्ट जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो तो घट गया। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण सर्किट में आपका ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस भी बढ़ जाता है। तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है आपका ऐसे सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अप्लाई होता है। फ्रीक्वेंसी के कारण चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का चारों ओर फ्लो करता है। ठीक है। देन आता है कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट क्या होता है? जो कोरोना इफेक्ट है वो एसी में देखने को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू डीसी, क्योंकि जो एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा एयर पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस करता है और ज़्यादा आयोनाइज कर पाता है। कैसे? देखिए, ये एक तो कंडक्टर है, ये एक तो कंडक्टर है, ठीक। ये एक तो कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। ये हो गया ई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। लेकिन जब ट्रांसमिशन में कंडक्टर हाई वोल्टेज फ्लो करता है उस समय क्या होता है, यहाँ पे जो एयर्स का पार्टिकल्स होते हैं, एयर्स का पार्टिकल्स इस सब आयोनाइज हो जाते हैं ये वोल्टेज के कारण। इसका ये जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है इसमें, ये वोल्टेज के कारण हाई वोल्टेज फ्लो होने के कारण इसका जो आसपास जो जितना फ्रेश एयर पार्टिकल्स हैं ये सब आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज हो जाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकलने लगता है और जो ये आयोनाइज पार्टिकल्स एक ठो लेयर बना लेता है कि इतना से मतलब आयोनाइज हो चुके हैं इतना से। तो इसका जो कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बढ़ जाता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इससे जाके ये जो फ्रेश एयर का इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, इनसे मिलते हैं। और इनसे मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे स्पार्क होता है और साउंड होता है, एक तो हिसिंग नॉइज़ होता है। और जो स्पार्क होने के कारण आपको वायलेट ग्लो दिखाई देता है। वायलेट कलर का जो ग्लो होता है इस वजह से होता है क्योंकि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स और फ्री एयर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें आपस में बॉन्डिंग्स और अट्रैक्टिंग्स के कारण जो आपस में टचिंग होते हैं एक दूसरे पे, जो कोलाइड होते हैं, इस वजह से वहाँ पे स्पार्क होता है और वो वायलेट ग्लो कलर का दिखता है और नॉइज भी क्रिएट करता है हिसिंग नॉइज क्रिएट करता है। और ये कोरोना इफ़ेक्ट को घटाने के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको
अगर सॉलिड कंडक्टर की जगह सॉरी कोरोना इफ़ेक्ट जो है उसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जो कंडक्टर है, दो कंडक्टर का बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाएंगे, दो कंडक्टर का बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे तो कोरोना इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है। और कोरोना इफ़ेक्ट जनरली डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उसका एयर पार्टिकल्स का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कम होता है, तो उस समय ज़्यादा कोरोना इफ़ेक्ट होता है। फिर समर सीजन में समर का हीट चलते और ट्रांसमिशन लाइन का जो ये लोग हाई वोल्टेज भी पहले से हीट रहता है, तो उस समय ड्राई एयर के चलते ज़्यादा मतलब आयोनाइज हो पाते हैं, एयर पार्टिकल ज़्यादा आयोनाइज होते हैं, तो उस समय भी मतलब कोरोना ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको लगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।